हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साहिल अहमद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा टॉपिक्स जो है हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन, फिर हम जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों के डिफरेंसेस जानेंगे और उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को जानेंगे, कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ स्पैन के साथ। अगर मैं किसी आम इंसान से पूछूं या किसी भी नॉन साइंस स्टूडेंट से पूछूं कि व्हाट इज लाइफ स्पैन, तो उनका आंसर क्या होगा? जो टाइम होता है बर्थ टू डेथ का, वो लाइफ स्पैन है। बट लोग इस लाइफ स्पैन के डेफिनेशन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म भूल जाते हैं जो कि है नेचुरल डेथ। जी हाँ, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। क्योंकि एक इंसान है, एक व्यक्ति है, वो जा रहा है कार पे, अगर उसका उम्र है 30 साल, उसकी एक्सीडेंट हो गई, तो उसका जो ह्यूमन का लाइफ स्पैन है, हम ऐसा नहीं कह सकते उसका जो लाइफ स्पैन है वो 30 ईयर्स है। वो भले ही 30 पे मर गया या कोई किसी बीमारी की वजह से 50 पे मर गया, तो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन चेंज नहीं हो जाता है। जो लाइफ स्पैन है वो एज अ एवरेज लिया जाता है। ह्यूमंस का लाइफ स्पैन कितना है? 100 ईयर्स। अब हम जानते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो आपके बुक्स में दिया गया है और आपका जानना जरूरी है। बनियन ट्री का लाइफ स्पैन कितना होता है? 200 ईयर्स। ठीक है। टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन कितना होता है? 100 to 150 ईयर्स। ठीक है। ह्यूमंस का होता है 100 ईयर्स। क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स। व्हीट प्लांट का होता है 6 मंथ्स। ओके। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स एंड मे फ्लाई का ओनली 1 डे। मे फ्लाई जो है एक एक्वाटिक इंसेक्ट है जो 1 से 2 दिन तक ही वो जिंदा रहता है। उसका लाइफ स्पैन एज एन एवरेज 1 डे ही लिया गया है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करता है? यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, उनकी स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। ठीक है। अगर मैं आपको एक का लाइफ स्पैन बता दूं, क्या आप दूसरे का लाइफ स्पैन भी अंदाजा लगा सकते हैं? ठीक है। मान लो ये क्रो है। ठीक है। क्रो का लाइफ स्पैन मैंने आपको बता दिया 15 ईयर्स। तो क्रो जैसा ही एक पैरट है। ठीक है। क्रो और पैरट लगभग सिमिलर साइज के ही होते हैं, उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सेम है। तो एक जगह क्रो है और एक जगह पैरट है। क्रो का लाइफ स्पैन कितना है? 15 ईयर्स। तो पैरट का लाइफ स्पैन कितना होगा? तो अगर मैं किसी से पूछूं पैरट का लाइफ स्पैन, तो अंदाज़ा लगाकर बता देंगे क्रो के हिसाब से कि क्रो का अगर 15 ईयर्स है तो पैरट का 15 to 20 होगा। ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। जो लाइफ स्पैन है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि क्रो का जो लाइफ स्पैन है 14-15 साल होता है, बट पैरट का जो लाइफ स्पैन है 10 गुना ज़्यादा होता है। पैरट्स लाइफ स्पैन इज 140 ईयर्स। ठीक है। जो कि क्रो के लाइफ स्पैन से 10 गुना ज़्यादा है। डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। ये चीज़ें क्या है? एज्यूम की गई है और ये माना जाता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसका मरना तय है। ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा एक्सेप्शन बताना चाहूँगा। आपने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो वो किस तरह से डिवाइड करते हैं, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक कोई पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। हमने यूजुअली ये काफ़ी बार पढ़ा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो सिंगल सेल पेरेंट सेल था, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल था, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा है। बट वो 2 डॉटर सेल्स में वो कन्वर्ट हुआ है, तो वो पेरेंट सेल अचानक गायब कैसे हो गया? ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे पेरेंट सेल कभी भी मर नहीं रहा है, वो पेरेंट सेल सिर्फ 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। फिर क्या होगा? वो जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो फिर पेरेंट बन जाएंगे और वो फिर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन माना जाता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है दे आर इमॉर्टल। ठीक है। उनकी जो डेथ है नहीं होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है।
सो री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन का मतलब है अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करते रहना। अच्छा, ह्यूमंस की जो लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर्स है। तो 100 ईयर्स के बाद एक स्पीशीज है ना हम ह्यूमंस भी, तो 100 ईयर्स के बाद हम मरकर खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? हम ह्यूमंस जो है मरकर खत्म क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, एक एलिफेंट है, वो रिप्रोड्यूस करता है, एक बच्चे को जन्म देता है, तो वो किसको जन्म देगा? वो हाथी के बच्चे जो है, वो हाथी का बच्चा जो वो जन्म दे रहा है तो हाथी जैसा ही दिखेगा, इंसान जैसा तो दिखेगा नहीं। ठीक है, एक बकरी का बच्चा है, वो बकरी को ही जन्म देगा। तो इसीलिए कहा गया है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जबकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। Asexual reproduction is uniparental and sexual reproduction is biparental। ये सबसे मेन डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बायपेरेंटल। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, अगर गैमेट्स फॉर्म ही नहीं हो रहे तो फ्यूजन कैसे होगा? ठीक है, देयर इज नो फ्यूजन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेदर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो है वो नहीं होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ओनली माइटोसिस ऑकर्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही पाया जाता है, जबकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस। एक डिफरेंस और है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट के, मीन्स वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, यानी कि दे आर क्लोन्स। जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से, वो ऑफस्प्रिंग जो है एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, इसीलिए उन्हें क्लोन भी कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जितने भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं उन्हें क्लोन क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सी चीज है, उन्हें क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज मोर चांस ऑफ क्या है, वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एसेक्सुअल के एग्जांपल्स हो गए आपके बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एक्सेट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके एग्जांपल्स हो गए पॉलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गए इन दोनों के ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। पहला जो आपका टाइप है वो है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। अब फिजन के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, आपका जो मेन पेरेंट बॉडी है वो 2 हिस्सों में बट जाता है और 2 डॉटर सेल बनाता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते रहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, बाइनरी फिजन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट बॉडी डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एमीबा। एमीबा क्या करता है, खुद को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, उसके बाद दो डॉटर सेल्स फॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल फिजन पे आते हैं। मल्टीपल फिजन भी सेम ही है, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो न्यूमरस सेल्स में डिवाइड होने लगता है। तो इसका डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी डिवाइड इटसेल्फ इनटू न्यूमरस सेल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्लाज्मोडियम का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सेल प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो सेल खुद को डिवाइड करते रहता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स खुद को डिवाइड करता है और काफ़ी सारे सेल्स अंदर फॉर्म हो जाते हैं, और वो बाद में साइटोप्लाज्म जब टूटता है तो वहाँ से जो सारे सेल्स है वो रिलीज हो जाते हैं और एज एन इंडिविजुअल वो सारे सेल ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिजन के बाद आ जाते हैं हम फ्रैगमेंटेशन में। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, आपका जो मेन पेरेंटल बॉडी है वो कुछ 2 और मोर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सपोज ये मेरा हाथ है इतना बड़ा, ये मेरा हाथ जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरा पाम है, ठीक है। मान लो इसे 2 टुकड़ों में 2 फ्रैगमेंट्स में मैंने बांट दिया, तो ये वाला हिस्सा जो है ये अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, और ये दोनों हिस्सा जो है एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेंगे। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, एंड ईच फ्रैगमेंट, ठीक है, ग्रोज एज एन न्यू इंडिविजुअल। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगारा। आपने स्पायरोगारा में देखा होगा, स्पायरोगारा कुछ इस तरह का वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जब उसको 2 या उससे ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, हर एक फ्रैगमेंट एज ए न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोर्यूलेशन की। स्पोर्यूलेशन क्या होता है, ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्यूलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्पोर्यूलेशन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि अमीबा, वो क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को कवर कर लेते हैं एक 3 लेयर्ड कोटिंग से, ठीक है, 3 लेयर्ड कवरिंग से। उस कवरिंग को सिस्ट भी कहा जाता है। तो इस कवरिंग वाले पूरे स्टेट को हम एनसाइस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो ये क्या करता है, ये मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड करने लगता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है जब सिस्ट फट जाता है और सारे के सारे जो स्पोर्स हैं वो लिबरेट कर जाते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को स्पोरुलेशन कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए स्पोरुलेशन क्या है, तो आपको इस तरह से लिखना है, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा during favorable condition covered themselves with a 3 layer covering or cyst, ठीक है। this state is called encystation, okay। in return of the favorable condition what happens, they divide through multiple fission, the cyst bursts and all the spores are liberated, this is called sporulation, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं हम रीजेनरेशन की। रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच लोगों को काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपका जो पेरेंटल बॉडी है वो 2 फ्रैगमेंट्स या 2 से अधिक फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है और हर एक फ्रैगमेंट एज ए इंडिविजुअल ग्रो करता है। बट रीजेनरेशन में क्या होता है, एक पेरेंट का बॉडी है, मान लो ये इतना सा पेरेंट का बॉडी है, उसका थोड़ा हेड का पार्ट अगर टूट गया, किसी एक्सीडेंट से हेड का पार्ट टूट गया या किसी ने काट दिया, तो हेड का पार्ट जो है वो रिपेयर होने लगता है, ठीक है। जो हेड का पार्ट है वो रिपेयर होने लगता है। तो आप इससे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आपसे अगर पूछा जाए रीजनरेशन के बारे में, इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच
द मिसिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। तो ये रीजनरेशन जो है प्लानेरिया में बहुत ही अच्छे तरीके से पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम थर्ड नंबर पे डिस्कस करते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है? तो बडिंग काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट का बॉडी है उसमें छोटे छोटे आउटग्रोथ्स निकल आते हैं। ठीक है, उसको हम बर्ड्स भी कहते हैं। तो ये पेरेंट का बॉडी है, उस बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकल आया, तो वो आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता है, उसको हम बर्ड भी कहते हैं। तो वो बढ़ते बढ़ते जब वो पूरा अच्छे तरीके से बर्ड जो है मैच्योर हो जाता है, तो वो क्या करता है, खुद को पेरेंट के बॉडी से सेपरेट कर लेता है और एक एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो करने लगता है। सो इसी चीज़ को हम बडिंग कहते हैं। तो बडिंग को आप इस तरह से लिख सकते हैं, बडिंग इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑफस्प्रिंग initially attached to the parental body but eventually gets separated when it's get matured and grows as a new individual। ठीक है, तो बडिंग जो है, बडिंग आपका हाइड्रा में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। आपसे एग्जांपल पूछे, दो एग्जांपल पूछे, तो ये आप दो एग्जांपल्स दे सकते हैं, हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन तीन टाइप्स के होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है जूस्पोर्स, दूसरा है कॉनिडियोस्पोर्स एंड तीसरा है गैम्यूल्स। ठीक है, जो जूस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और उनके पास 1 और 2 फ्लैजेला होता है, जिसके वजह से वो लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, और ये जूस्पोर्स जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। कॉनिडिया स्पोर्स क्या होता है? कॉनिडिया स्पोर्स जो है आपका एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक आपका हाइफे होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जैसे मेरा हाथ है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, हम इसे हाइफे कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेन हाइफे है, मेन हाइफे का जो आप इसे एज अ स्टेम बोल सकते हैं, ये जो हाइफे है, ये हाइफे को हम बोलते हैं कॉनिडियोफोर। तो ये कॉनिडियोफोर के टिप में स्पोर्स लगे हुए होते हैं। तो इस टिप में जो स्पोर्स लगे हुए हैं, ये जो स्पोर्स है क्या करते हैं, खुद को ये कट ऑफ कर लेते हैं इस हाइफे के टिप से और एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ये दो तरह से खुद को कट ऑफ करते हैं। यहाँ पे मान लो 4-5 स्पोर्स लगे हैं, एक स्पोर्स खुद को अलग कर लिया और एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है। दूसरे आप केस में क्या होता है, ये 4-5 स्पोर्स एक साथ लगे हैं, तो ये चेन में खुद को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एक सिंगल स्पोर खुद को अलग करता है तो ये पाया जाता है आपका फाइटोप्थोरा में। ठीक है, और जब ये चेन एज अ चेन स्पोर्स खुद को अलग करके न्यू इंडिविजुअल ग्रो करते हैं, ये आपका पाया जाता है पेनिसिलियम में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं गैम्यूल्स क्या होता है। गैम्यूल्स जो है आपके इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये गैम्यूल्स जो है एज अ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरनल क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, इन्हें बर्ड्स भी कहते हैं। ये इंटरनल बॉडी में ही वो डेवलप करते हैं। ठीक है, और जर्मिनेशन के दौरान ये रिलीज हो जाते हैं एज अ न्यू इंडिविजुअल, ये ग्रो करने लगते हैं। तो इन्हें हम गैम्यूल्स कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये आखिरी टॉपिक का इस वीडियो लेक्चर का, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स लाइक स्टेम, रूट्स, ठीक है, लीव्स एक्सेट्रा। ये वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि किसी सीड की ज़रूरत नहीं होती। जब किसी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, तो इस तरह के जो प्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन कह सकते हैं इसे, इस तरह के प्रोडक्शन को, नए प्लांट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, इस तरह के फॉर्मेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बुक में दिए गए हैं। ठीक है, आपने ब्रायोफाइलम का लीफ अगर देखा है, तो मान लो ये लीफ है, ये लीफ में छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं। ठीक है, ये लीफ में छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं और उन्हीं बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म, एक नया प्लांट ग्रो करता है। फिर आपने देखा होगा पोटैटो में छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये पोटैटो है, पोटैटो में एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है,
इस स्ट्रक्चर से ही आपके रूट्स निकल आते हैं और एज अ न्यू प्लांट ये ग्रो करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बुक में काफ़ी और एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल एंड इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।